Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के डिफरेंस बिटवीन। प्रीवियस वीडियो से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, 5 पार्ट्स में ये आएंगी। इसमें बेसिकली क्या है कि आपके पूरे सिलेबस में जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स हैं उनको मैं कंबाइंड वे में एक साथ कंपाइल करके आपको वीडियोस बना के दे रही हूँ। क्यों दे रही हूं? क्योंकि हर बार सीबीएसई की तरफ से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही आता है डिफरेंस बिटवीन का, समटाइम्स 2 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। तो 2 चीज़ों के डिफरेंसेस होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाई जाती है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाई जाती है, क्या उसका मीनिंग है, सब पढ़ने के बाद लास्ट में हम कंपेयर करेंगे दोनों को। तो आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगी एंड एट द सेम टाइम डिफरेंस बिटवीन भी क्लियर हो जाएंगे। तो वो 2 in 1 का फ़ायदा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, ये मैंने सेट कैसे किया है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर की कंबाइंड डिफरेंस बिटवीन के टॉपिक्स लेके एक वीडियो बना दी। अब मैं यहाँ पे फोर्थ चैप्टर का, सिर्फ फोर्थ चैप्टर का जितना भी डिफरेंस बिटवीन है वो कवर करने वाली हूँ पार्ट 2 में। इसके बाद आएगा पार्ट 3 जिसमें मैं फिफ्थ चैप्टर की डिफरेंस बिटवीन कवर करने वाली हूँ। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 6, 7, 8 जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इस बुक के वो कवर होंगे। और फिर लास्ट पार्ट आएगा जिसमें बुक बी के जितने भी डिफरेंस बिटवीन होंगे वो साथ में होंगे। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ का ऐसे अलग से वीडियो क्यों बन रहा है? रीजन बीइंग फोर्थ और फिफ्थ में बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारे। ठीक है, तो उसके कारण हमने इनको अलग से ले लिया है। ठीक है, तो आई होप तुमने प्रीवियस वीडियो देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए। चलिए, यहाँ जो पहला डिफरेंस बिटवीन है वो है सिंगल यूज प्लान का और स्टैंडिंग प्लान का। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो आ जाइए फिर आप यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, लाइफ में एक इंसान गोवा कितनी बार जाता है? नॉर्मल इंसान की बात कर रही हूँ, हम आप जैसे कॉमन लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिल्म स्टार्स और ये सब जो मिलते ही वहीं पे हैं हर टाइम, वो नहीं। नॉर्मल इंसान, आप और मेरे जैसा, गोवा लाइफ में कितनी बार जाएगा? आई से अभी के लिए एक टाइम, मतलब किसी भी जगह पे हम क्या सोचते हैं कि एक टाइम तो चले ही जाएं, है ना? हाँ, होता है कई बार लोग बाग एक ही जगह बार बार जाना पसंद करते हैं, बट फिलहाल के लिए हम ऐसा मानते हैं गोवा लाइफ में हर एक इंसान एक ही बार जाता है। अब जब आपने गोवा जाने का प्लान किया तो आपने क्या क्या किया? सबसे पहले तो आपने सोचा कि क्या ये प्लान वाकई में होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि गोवा का प्लान हमेशा डाइसी होता है। इसलिए सबसे पहले तो आपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करी कि भाई मुझे जाना ही जाना है। सेकंड, किसके साथ जाना है, कब जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, किन डेट्स को जाना है, ऑब्वियसली इसके साथ कवर हो जाएगा। कहाँ स्टे करना है, क्या क्या घूमना है, वहां की कौन कौन सी लोकल ड्रिंक्स को टेस्ट करना है। वैसे लोकल तो होती नहीं है, बट ठीक है, वहां की कौन कौन सी लोकल ड्रिंक्स को टेस्ट करना है। सो आपने गोवा का प्लान बनाया है। हम मान रहे हैं कोई भी इंसान लाइफ में सिर्फ एक ही बार गोवा जाता है, या फिर जाएगा भी तो हर बार सेम चीज़ वो ज़रूर सोचेगा। तो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि जाना है तो जाना ही है। किसके साथ जाना है? भाई गोवा में कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट? किन डेट्स को जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कहाँ स्टे करना है। अच्छा, बस से भी जाते हैं काफ़ी सारे लोग, तो डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग यू विल चूज द व्हीकल। कहाँ स्टे करना है, क्या क्या घूमना है वहाँ पे जाके, कौन कौन से बीचेस को एक्सप्लोर करना है, और लोकल ड्रिंक्स वहाँ की कौन कौन सी ट्राई करनी है। आप आई एम श्योर जाने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर सोचोगे, राइट? क्योंकि जिन लोगों के लाइफ में कहीं पे भी जाना सिर्फ एक बार पॉसिबल हो पाता ना, वो प्लानिंग बड़ी सीरियसली करता है। मेरे जैसे लोग, मेरे को पता है कि मैं एक प्लेस पे ना 2 बार नहीं जा सकती, मेरी प्रॉब्लम है। मैं दूसरी बार जाऊँ ना, मुझे लगता है क्या यार टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ के, तो मतलब वही तो है जो पिछली बार देखा था, बिल्कुल ऐसा ही फील आता है। तो मैं हर एक प्लेस को बस एक बार एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ। हाँ,
कुछ छूट जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तो मैं वहाँ दूसरी बार जाती हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ जनरली कि एक ही बार जाओ, जो भी घूमना है बढ़िया तरीके से घूमो, पैसा वसूल करो ट्रिप का और वापस आ जाओ। तो मेरे जैसे लोग ना प्लानिंग बहुत स्ट्रांगली करते हैं। मेरे को लास्ट टाइम मनाली जाना था, मैंने बहुत स्ट्रांग प्लानिंग करी, कहाँ स्टे करेंगे, कॉटेज में अलग से फील आता है। मतलब मैंने इतने दोस्तों का सुन लिया था कि यू डोंट हैव टू स्टे इन होटल, आप कॉटेजेस में स्टे करिए, वहाँ पे अलग वाइब होती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने सोच लिया कि भैया हाँ कॉटेज में ही स्टे करना है। लिटरली आई फेल दैट थिंग। कहीं पे भी होटल में आप जाओगे वो मज़ा नहीं आएगा जो कॉटेजेस में आएगा। तो ये किस चीज़ का नतीजा था? प्लानिंग का नतीजा था। तो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करोगे आप हर एक चीज़ से रिलेटेड। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं एक्चुअली ये बात मैं बाद में पूछूंगी। तो इतना ये गोवा वाला एग्जाम्पल समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अब आप हैंगे, ठीक है। अब ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ आप हैं और आपके आ रहे हैं एग्जाम, वही ईयरली एग्जाम जो हर साल होते हैं, हर क्लास में होते हैं। आपने 4th 5th में एक चीज़ फॉलो की थी जो आपके लिए बहुत बढ़िया वर्क करी। मतलब आपने जिस तरीके से प्लानिंग करी थी कि मैं एग्ज़ाम से पहले इस तरीके की प्लानिंग करूँगा, और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद यू रियलाइज़ कि हाँ यार ये बड़ी इफ़ेक्टिव थी, मज़ेदार थी, तो मुझे हर बार ऐसा ही करना चाहिए। तो वैसा कुछ आपका प्लान बन गया था एक बार। ये कब बना? जब आप 4th 5th क्लास में थे, ठीक है। अब उसके बाद जब प्लान बढ़िया तरीके से काम किया, आपने सेम प्लान को 5th 6th क्लास में भी, जो आपकी ईयरली एग्जाम हुआ था उसमें अप्लाई किया, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, सारी क्लासेस में आपने सेम वे से, सेम तरीके से वही प्लान फॉलो किया। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरे को रात को पढ़ना पसंद है, मुझे रात को ही लिटरली सारे काम करना पसंद है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो ऑफिस का काम करना हो, स्लाइड्स बनानी हो, कुछ भी करना हो, मुझे रात को पसंद है बिकॉज थोड़ा पीसफुल रहता है। मतलब चिक 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 नहीं होती। और मेरा रूम क्या है, बिल्कुल सामने वाली तरफ है, तो हमारी कॉलोनी का जो प्लेग्राउंड है ना वो यहाँ है, तो वहाँ पे पूरा टाइम बच्चों की चिक 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 रहती है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उतने अच्छे लेवल से नहीं हो पाता। तो मैं यूजुअली रात को करती हूँ जब बिल्कुल खामोशी होती है। अब ये मेरा तरीका है और मुझे पता है रात को मेरी प्रोडक्टिव पढ़ाई हो पाती है। तो मैंने सोचा कि रात के 4 घंटे मैं किस तरह से यूटिलाइज़ करूँगी। मैं रात को ही पढ़ूंगी हर बार और मैं 4 घंटे मिनिमम पढ़ूंगी, ठीक है, जो मेरे मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। अब यही चीज़ मैंने पहले भी फॉलो की, दूसरी क्लास में भी फॉलो की, तीसरी में भी फॉलो की, चौथी में भी फॉलो की, 5वीं में भी, 6वीं में भी, ऐसे करते करते 12th तक मैंने सेम चीज़ रखी और 12th के बाद भी इवन सेम चीज़ रखी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बार हमने सोचा और हर बार हमने वही चीज़ इस्तेमाल करी, वैसे ही एक्ट किया जैसे हमने एक बार सोचा था, राइट। वापस आ जाइए गोवा वाले एग्जाम्पल पे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक बार गोवा गए हैं, आपने उसके लिए प्लानिंग की है, क्या आप सेम प्लानिंग को हर जगह घूमने के लिए या फिर फॉर दैट मैटर गोवा में ही दोबारा घूमने के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो? द आंसर इज नो। आपको हर बार गोवा जाने से पहले दूसरा प्लान बनाना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। एक बार का बना हुआ प्लान एक ही बार लागू होगा। लेकिन वहीं पे जब एग्ज़ाम्स की बात आती है, जब बात आती है कोई ऐसी चीज़ की जिसमें हम बार बार सेम चीज़ कर सकते हैं, तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। तो एक बार सिंगल यूज़ के लिए जो प्लानिंग आपने की है वो आपकी कहलाई जाएगी सिंगल यूज़ प्लान। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप सेम प्लान रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना उसमें बिना उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाए हुए, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? खड़ा हुआ, मतलब एट प्रेजेंट भी वो खड़ा हुआ है ना। तो कोई चीज़ खड़ी हुई है दैट मीन्स वो चल रही है एज एन लाइक, मतलब बैठी नहीं है, कहीं और नहीं गई है, जिस पोजीशन में पहले थी उसी पोजीशन में आज है, तो मतलब वो चलता जा रहा है।
तो एक सिंगल प्लान जो हमेशा इस्तेमाल हो जाए, हर बार चलता जाए, रिकरिंग वे में हम उसे यूज़ करें, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। लेकिन ऐसा प्लान जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है, उसके बाद इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। ठीक है, तो गोवा जाने के लिए आपने जो प्लान इस्तेमाल किया, क्योंकि आप इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। लेकिन वहीं पे एग्ज़ाम्स आपके हर बार होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम सेम पैटर्न से ही होते हैं, कुछ वेरिएशन नहीं होती, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडिंग प्लान इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे गोवा और एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर बिज़नेस से एसोसिएट करके लिखना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि हमें सिर्फ अगर हम बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड एग्जाम्पल ही चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए बिज़नेस में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो रेकरिंग वे में होते हैं, उनके लिए आप एक ही प्लान बना के बार बार यूज़ करवा सकते हो। लेकिन बिज़नेस में भी कई सिचुएशंस ऐसी होती है जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आती है, जैसे मर्जर्स, एक्विजिशंस। अगर आपको किसी को एक्वायर करना है या किसी के साथ मर्ज करना है, ये किसी भी बिजनेस में एक वन टाइम आने वाली वो चीज़ होती है, मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार आएगी, ऐसी चीज़ होती है। हाँ चलो, हद से हद 2 बार आ सकती है, बट मैंने जनरली देखा है जो बिजनेस की लाइफ लाइन होती है उसमें एक ही बार वो किसी के साथ मर्ज करते हैं या एक्वायर करने देते हैं किसी और को, या खुद एक्वायर करते हैं किसी और को। तो ऐसे में आप उसके लिए जो प्लान बनाओगे वो सिर्फ आप एक ऐसा प्लान बनाओगे जो सिंगल यूज़ वाला होगा, मतलब एक बार इस्तेमाल होगा, उसके बाद वो ऑब्सलीट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं बचेगा। लेकिन कोई काम फॉर से प्रोडक्शन, बिजनेस हर रोज़ प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ, तो जब हर रोज़ प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसके लिए जो वो प्लान बनाएगा वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है ना, बस। सो यहाँ ये बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान में, सिंगल यूज़ प्लान इज़ यूज्ड ओनली वंस। सिंगल यूज़ प्लान जो होते हैं वो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, दे आर यूज्ड ओनली वंस। सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हो, सिंगल यूज़, दैट मीन्स एक ही बार इस्तेमाल हो रही है कोई चीज़। वहीं पे अगर स्टैंडिंग प्लान की बात करें तो स्टैंडिंग प्लान इज यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये वाले प्लान बार बार इस्तेमाल होते हैं, अगेन एंड अगेन दे आर यूज्ड। ठीक है, उसके बाद सिंगल यूज प्लान में बोलते हैं सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट सच और कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू रिपीट। ऐसी चीज़ें जिसमें जो चीज़ हो रही है वो बार बार रिपीट नहीं होने वाली है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो एक सिंगल इवेंट के लिए हो। फॉर से आपके स्कूल में फर्स्ट टाइम क्लस्टर अरेंज हुआ है और आपको पता है कि ये पहले और आखिरी बार है, इसके बाद कभी स्कूल ऐसा नहीं करने वाला। तो वो क्लस्टर होता है ना, जैसे हमारे स्कूल में एक बार खो खो क्लस्टर हुआ था, तो उसमें जितने भी स्कूल थे हमारे एरिया के आसपास के एरिया से, सारे स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे खो खो खेला था और ये सब हुआ था। तो ऐसे इवेंट्स आपके स्कूल की लाइफ में एक आधी बार ही होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम एनुअल फंक्शन की बात करें तो वो तो हर बार होता है, हर साल होता है, राइट। तो एनुअल फंक्शन के लिए हम स्टैंडिंग प्लान इस्तेमाल करेंगे, वहीं पे क्लस्टर्स के लिए आप क्या करोगे, ये हमारा सिंगल यूज़ प्लान करेंगे। अच्छा, ये स्कूल टू स्कूल आई गेस वेरी करते हैं, क्योंकि कई स्कूल्स में आई हैव सीन लाइक मेरे फ्रेंड का स्कूल है, उसमें क्या होता है कि एक साल एनुअल फंक्शन होता है, एक बार स्पोर्ट्स मीट होता है, एक बार एनुअल फंक्शन होता है, एक बार स्पोर्ट्स मीट होता है, तो वैसे चलता है, तो उसमें ये चीज़ लागू नहीं होगी। बट मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि क्लस्टर सिर्फ एक ही बार हुआ था पूरी लाइफ में, और एनुअल फंक्शन हर साल हुआ करता था। तो एनुअल फंक्शन हर साल हो रहा है तो उसके लिए स्टैंडिंग प्लान इस्तेमाल होगा, क्लस्टर क्योंकि एक ही बार हुआ था तो उसके लिए सिंगल यूज प्लान इस्तेमाल होगा। ठीक है, इट इज़ डिस्कार्ड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है, मतलब इसको खराब, मतलब बेकार डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये किसी काम का नहीं है, एक बार जब आपकी वो इवेंट कंप्लीट हो गई है। वहीं पे स्टैंडिंग प्लान में ये बोलते हैं it is usually developed once but used over and over again with necessary modification from time to time। हाँ देखिए, एक चीज़ जो मैं बीच में बोलते बोलते रह गई थी वो ये थी कि स्टैंडिंग प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आपने वो प्लान बार बार फॉलो करना है तो एज इट इज़ ही करना होगा। मैंने जब बात करी थी मैंने बोला था कि चेंजेस करेंगे, बहुत सारे ड्रास्टिक हुए तो, है ना, ड्रास्टिक वर्ड इस्तेमाल किया था ना, उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था कि एक प्लान है, अब इसको तुम सारी मतलब सेम लेवल की जो सिचुएशंस होते हैं उस पर एप्लीकेबल करोगे, ठीक है, वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हर सिचुएशन की अपनी कुछ डिमांड होती है,
हल्की फुल्की, राइट? तो वो हल्की फुल्की डिमांड के लिए इस प्लान को हल्का फुल्का मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन उस तरह का नहीं होना चाहिए कि प्लान का पूरा मीनिंग ही बदल जाए, कुछ मेन एसेंशियल एलिमेंट को ही तुमने चेंज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन आप कर सकते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान में। अंडरस्टूड? तो ये तो एक बार इस्तेमाल होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन ये वाला इस्तेमाल होता रहेगा बार बार विद हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड हुई सिचुएशन की। तो चलो, सिंगल यूज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। देखिए, सिंगल यूज प्लान में क्या आता है? बजट आता है, प्रोग्राम आता है, प्रोजेक्ट्स आता है। अच्छा, ये चीज याद कर लेना, रीजन बीइंग ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है कि बताइए बजट किस में आता है, सिंगल यूज प्लान में आता है या स्टैंडिंग प्लान में आता है? नो डाउट बजट हम हर साल बनाते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना हो सकता है मैम स्टैंडिंग प्लान क्यों नहीं इस्तेमाल करें? तो बेटा सिंपल सी बात समझो, क्या तुम हर साल सेम अमाउंट का कमाई करोगे? आजकल शार्क टैंक चल रहा है, राइट? शार्क टैंक पे अलग अलग बिजनेसेस आते हैं, मतलब बिजनेस के ऑनर्स आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, वो हमेशा शार्क्स के सामने बताते हैं कि हमारी कंपनी ने कितना कमाया पिछले 3 साल में यूजुअली, या कभी कभी वो मंथ वाइज भी बताते हैं कि पिछले महीने कितना कमाया, उससे पिछले महीने कितना कमाया था। तो बेसिकली हर बार फिगर्स जो होती हैं वो हमेशा चेंज होती है। तो मतलब आपका रेवेन्यू हमेशा अनसर्टेन है, आपकी कॉस्टिंग थोड़ा बहुत बेस्ड होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके कारण आप एक सिंगल प्लान नहीं बना सकते बजट वाली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, क्योंकि सिचुएशन हर बार ड्रास्टिकली चेंज होती है। दैट्स द रीज़न हम बजट हर बार बनाते हैं, हर साल के लिए अलग बनाते हैं। वहीं पे स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स एक्सेट्रा। ये एज इट इज़ रहते हैं। यूजुअली कंपनी की पॉलिसीज सेम रहती हैं, उनके जो काम करने के प्रोसीजर्स होते हैं वो सेम रहते हैं, मेथड्स, तरीके सेम रहते हैं, रूल्स जो मतलब रेगुलेशंस वगैरह बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो भी सेम रहती हैं। सो दैट्स द रीज़न ये सारे क्या आ जाते हैं, स्टैंडिंग प्लान में आ जाते हैं। अगेन आपको ये दोनों ये वाले जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। रीज़न बीइंग इनसे एमसीक्यू वाकई में पूछे जाते हैं, बहुत बार मैंने देखा है एमसीक्यू यहाँ से आते हुए, ठीक है? तो ये है आपका सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लान पे। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड डिफरेंस बिटवीन पे, जो कि है पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारी इन स्लाइड्स पे, जहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे दोनों का। अगेन आप ही की सिचुएशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, ये हैं आप, ठीक है? आपको पता है कि अगर लाइफ में आपको बहुत ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके मार्क्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, राइट? आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो गई है आपके एग्ज़ाम से पहले ही। कुछ लोगों को एग्ज़ाम्स के बाद रियलाइज़ होता है अरे आप मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे, बट देन आपको रियलाइज़ हो चुका है एग्ज़ाम से पहले ही कि भैया अगर अच्छे कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए, बढ़िया कॉलेज अगर मुझे चाहिए कि हाँ मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स की आवश्यकता होगी। अब आपने क्या किया, आप अपने लिए एक परसेंटेज फिक्स कर रहे हैं कि मुझे इतना परसेंट तो लाना ही लाना है। फॉर से आज की डेट में बच्चे इतने वो हो गया ना कि 97 या 98%, चलो एक ले लेते हैं, 97% ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वो नहीं डालते हैं। अब आप सोच के देखिए कि स्तर कितना ऊपर जा चुका है। मैं आपको बताऊं, डीयू में एडमिशन 99.4, 99.5 इन लोगों के होते हैं, और रुक जाते हैं वो 98 पे आके। मतलब उनकी जो फर्स्ट लिस्ट निकलती है ना, वो तो इतने ज़्यादा मार्क्स वाली निकलती है, 99 वाले इतने सारे हो जाते हैं कि उनको भी सोचना पड़ता है किसको रखे किसको नहीं रखे। तो आपको ये चीज़ पता है कि स्तर आज की डेट में, स्टैंडर्ड जो हमारा वो है, वो आज की डेट में यहाँ पहुँच चुका है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग 97% अपने लिए फिक्स किया कि भैया ये तो मुझे अचीव करना ही करना है। क्या बोला मैंने इस एग्जाम्पल में, ये आप हैं और आपको पता है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपको ढंग का कॉलेज नहीं मिलेगा, और आपको ये चीज़ एग्ज़ाम से बहुत पहले ही रियलाइज़ हो गई थी। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम था जहां आप पढ़ सकते थे, अपने डाउट सॉल्व करवा सकते थे, और भी 10 चीज़ें एडिशनल कर सकते थे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए।
तो आपने अपने लिए एक परसेंटेज फिक्स किया कि 97% तो मुझे लाना ही लाना है, मतलब दिस इज द परसेंटेज दैट यू वांट टू अचीव। ठीक है, अब ऐसे सिनेरियो में आप इसके लिए प्लान बनाएंगे या जो भी करेंगे, बट आपने जो एंड गोल था उसको परसेंटेज में मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब सेम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, आप ही हैं ये, आपने अपने लिए 97% का गोल सेट किया हुआ है। नाउ आपसे पूछा गया कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करेंगे, तो आपने बोला मैं ग्रुप स्टडीज तो कभी नहीं करूंगा। मैं कभी भी पेपर की प्रिपरेशन के लिए ग्रुप स्टडीज नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रुप में स्टडीज कभी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ पे बहुत सारे मीम्स बनते हैं, बट वो मीम्स रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ही बनते हैं कि लिटरली ग्रुप में कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है। आई टेल यू, व्हेन आई वाज इन 12th मैं अपनी पूरे ग्रुप को लेके बैठती थी। देयर वर लाइक 5-6 पीपल इन माय ग्रुप एंड सबके सब मेरे घर आ जाते थे, और मैं अपने घर के टेरेस पे उन लोगों को, जो टेरेस का भी ऊपर का वो होता है ना, वहाँ पे उनको लेके बैठती थी। ठीक है, तो मुद्दा हमारा ये होता था कि सब पढ़ेंगे, लेकिन उस ग्रुप स्टडीज में कभी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि एक भी इंसान अगर कोई डाउट ले आता था तो मैं उसको एक्सप्लेन करने में चली जाती थी, और एक्सप्लेनेशन में मेरा पूरा टाइम निकल जाता था। इसका डाउट एंटरटेन किया, फिर इसका किया, फिर उसका किया, ऐसे ही जितने भी लोग आते थे अपना डाउट क्लियर करवाया, बातों में लग गए, कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करने लग गए। ग्रुप में मस्तियाँ भी बहुत होती हैं, ही हा हो भी बहुत होता है, और लड़कियों को तुमने देखी है कितनी ही यहाँ होती है ज़ोर ज़ोर से। मतलब हम वहाँ टेरेस पे बैठते थे, पूरी कॉलोनी को पता चल जाता था कि हाँ देयर इज़ दिस गर्ल गैंग जो कि बैठी हुई है वहाँ पे एंजॉय कर रही है। तो ग्रुप में कभी स्टडीज़ होती नहीं है, इन शॉर्ट। ठीक है, और आप भी अग्री करेंगे। तो आप ये हैं जिन्होंने गोल सोचा है अपने लिए 97% का, एंड यू हैव डिसाइडेड दैट आई वोंट बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप स्टडीज ग्रुप। ठीक है, मेरे को नहीं करना है ऐसा कुछ भी, मैं नहीं करूँगा जब तक मेरी 12th नहीं हो जाती ऐसा कुछ भी। सो यहाँ जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया है, यहाँ जो आपने अपने लिए सोचा है, एक परसेंटेज फिक्स किया है, ये आपका कहलाया जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये आपका कहलाया जाएगा ऑब्जेक्टिव कि भैया मेरे इतने मार्क्स आ चुके, मतलब मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो जो प्लान आप बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपने अपने गोल को सेट करके करी है, गोल को सेट करके करी है, वो आपका क्या कहलाया जाएगा? ऑब्जेक्टिव कहलाया जाएगा। अंडरस्टूड? ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा बात परसेंटेज में, नंबर्स में होती है। अगली बार, अगले क्वार्टर में वी वांट सेल्स हमारी 10% बढ़ जाए। हम चाहते हैं हमारा रेवेन्यू 5% से इंक्रीज करे इन नेक्स्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब क्या है? यहाँ पे आप एक परसेंटेज मेंशन कर रहे हो, अपने गोल्स को एक क्वांटिटी, एक नंबर असाइन कर रहे हो। तो इस तरह का प्लान हमारा कहलाया जाता है ऑब्जेक्टिव। वहीं पे आपकी जो नीतियां होती हैं, जो आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जो अपने लिए आप सेट करते हो ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर की आके आपके हिला ना दे, वो आपकी कहलाई जाती हैं पॉलिसीज। हर बिजनेस अपने लिए कुछ पॉलिसीज बनाता है जिससे वो स्टिक्ड रहता है। और जैसे कि हमने प्रीवियस वाले डिफरेंस बिटवीन में भी देखा है, पॉलिसीज हमारी स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये बार बार इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ ग्रुप स्टडीज़ नहीं करना है, ये आपके 6th क्लास में भी इस्तेमाल हो सकता है, 7th में भी हो सकता है, 8th में भी हो सकता है, 9th में भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक बार जो चीज़ बना ली उसके बाद वो एज इट इज़ चलती जाएगी, सेम रूल चलता जाएगा। और ये चीज़ आपने एक जनरल उसकी तरह बनाई है, मतलब दिस इज़ लाइक अ गाइडलाइन फॉर यू कि आप बाकी जो भी प्लान्स बनाओगे उसको ध्यान में रखते हुए बनाओगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। ठीक है? तो अच्छा हाँ, एक चीज़, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान दोनों में सेग्रीगेशन होती है, अलग अलग टाइप्स के प्लान्स आते हैं, इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया था। दैट मीन्स एक उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आती। चलो ठीक है, अब उसको बाद में समझाऊंगी, पहले यहीं पे आ जाओ। पॉलिसी समझ ली तुमने? ठीक है,
ऑब्जेक्टिव समझ लिए तुमने। ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का सिंपल सा तरीका है, नंबर्स देख लेना, अगर नंबर्स मेंशन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आपको लगता है कोई चीज़ जनरली मतलब जनरल गाइडलाइंस की तरह काम कर रही है, मतलब वो आपके लिए एक काइंड ऑफ वो है कि इसको फॉलो करके यू कैन डिसाइड समथिंग, यू कैन रीच ऑन अ डिसीजन, तो वो आपकी पॉलिसीज कहलाई जाएंगे। ओके चलिए इसके साथ आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन वाली स्लाइड्स पे। यहाँ पे देखिए पॉलिसीज उस तरफ लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से लिखे हुए हैं। पहला वो है पॉइंट, पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पॉलिसी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की एक तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। वहीं पे ऑब्जेक्टिव्स में दिस से ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, ये तरीका है जिसकी वजह से हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप जहां पहुंचोगे वो आपका कहलाया जाएगा ऑब्जेक्टिव। देन है पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। पॉलिसी डिस्क्राइब करती है कि कोई काम को कैसे करना है, मतलब अल्टीमेटली कैसे किया जाए, वो पर्टिकुलर चीज पॉलिसीज के द्वारा डिसाइडेड होती हैं। वेयरएज ये डिसाइड करती है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, करना क्या है, कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव मतलब करना क्या है, 95% लाना है, 97% लाना है। कैसे लाएंगे, ग्रुप स्टडीज करके कतई नहीं लाएंगे, ठीक है। पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज बताती हैं वो तरीके कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। 97% लाना है तो हमारे लिए ज़रूरी है हम अपने टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमें ग्रुप स्टडीज़ वाली चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने का तरीका क्या हुआ ग्रुप स्टडीज ना करके। वेयरएज ऑब्जेक्टिव्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का जो एंड पॉइंट होता है, जो ऑब्जेक्ट मतलब जो अल्टीमेटली यू वांट टू अचीव थ्रू योर प्लानिंग, वो आपका ऑब्जेक्टिव कहलाया जाता है। देन पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। पॉलिसीज जो होती हैं वो टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल के मैनेजर्स द्वारा बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स जनरली टॉप लेवल द्वारा ही बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है ये तो सिर्फ टॉप पे बैठे हुए लोग ही डिसाइड कर सकते हैं ना, लेकिन इस सेक्शन का काम कैसे करना है, इस सेक्शन का काम कैसे करना है, इस पर्टिकुलर लेवल का काम कैसे करना है, ये तो यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे ना। जो टॉप ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टॉप लेवल वाले बनाते हैं, जबकि पॉलिसीज कोई भी बना सकता है अपने अपने लेवल पे एप्लीकेबल होने वाली। ऑब्वियसली मतलब इतना कॉमन सेंस तो अपन लगाएंगे कि ये वाले इंसान इनके लिए पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। एंड ये देखिए जैसे हर उसमें एक स्टार परफॉर्मर होता है ना, हमारे यहाँ पे हमारे चैप्टर में हमारा स्टार परफॉर्मर है पॉलिसीज। ज़्यादातर चीज़ों को पॉलिसीज़ के साथ ही कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन रहने वाला है वो भी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का रहने वाला है। मतलब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को, ठीक है, या प्रोसीजर्स को। तो इसके लिए हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा कौन से वाला, ये वाला। हमने सोच लिया था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है 97% अचीव करना। अंडरस्टूड। अब इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे पा सकते हैं ये हमने पॉलिसीज में डिस्कस किया था। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इस पॉलिसी को हम इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो कैसे का रिप्लाई हमें पॉलिसीज के थ्रू मिल जाता है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने से ही कि हमें ये करना है काम चल जाएगा? मैंने बोला कि ग्रुप स्टडीज नहीं करूंगी, मैंने डिसाइड किया है, ये मेरी पॉलिसी है, ये मेरी नीति है जो मुझे आगे लेके जाएगी। ऐसे साउंड कर रहा है जैसे मैं नेता हूं कोई। एनीवेज, तो नीति मैंने डिसाइड कर ली, लेकिन क्या नीति डिसाइड करने से काम चल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। मुझे पता है जैसे ही मैंने ये सोचा, मैंने दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद करे तो उनके मेरे लैंडलाइन पे कॉल आने लग जाएंगे। मतलब मेरे को पता है जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं दोस्तों का फ़ोन अवॉइड करूँगी, ठीक है, दोस्तों का फ़ोन अवॉइड करूँगी, ये मेरा पहला वो रहेगा। बट मुझे ये भी पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो दोस्त मेरे लैंडलाइन पे कॉल करेंगे,
मेरी तो एक दोस्त है, मैं कभी खुद का फ़ोन नहीं उठाऊँ, मेरी मम्मी को कॉल कर देती है डायरेक्टली। गलती कर दी माता का नंबर शेयर करके, तो मम्मी के नंबर पे कॉल आने लग जाएंगे। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं जो मेरे भाई को फ़ोन कर देते हैं, मेरे भाई के पास कॉल आने लग जाएंगे। अब मुझे इन्हें बोल के रखना है कि कभी भी मेरे दोस्तों का कॉल आए तो या तो बोल देना पायल सो रही है या फिर से वॉशरूम में है। वैसे ये वाला बहाना ना मेरा तब लगता है जब मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आता है। जब भी मेरे रिलेटिव्स का फ़ोन आता है तो मेरे घर वाले यही बोलते हैं वो वॉशरूम में है, तो या ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। तो ये मैं हूँ, ये मेरा फ़ोन अवॉइड करने वाला वो है एक, और इसका ये होगा कॉन्सिक्वेंस कि मेरे इस पे कॉल आने लग जाएंगे, तो मुझे उनको समझाना है कि भैया बोल देना या तो वॉशरूम में है या फिर सो रही है। सेकेंड, जो दोस्त घर पे आ गए उनके सामने कभी भी इंटेलिजेंस शो करनी नहीं है, उनके सामने कभी भी इंटेलिजेंट बन के दिखाना नहीं है। उनके सामने हमेशा ये बोलना है यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा यार, जैसे वो टॉपर्स करते हैं ना कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब मेरे को ना पहले मैंने ऐसे ना जोक्स सुने थे पहले कि अरे टॉपर्स नेवर शेयर कि ये कर, मतलब हमने ऐसा किया या हमने नहीं पढ़ा। बट देन when I was in 11th तो there was this girl, नहीं एक्चुअली 10th से ही we started going साथ में। तो वो मेरी बगल वाली कॉलोनी में ही रहती थी और हम बस में साथ जाते थे। मैं उससे कभी नहीं पूछती थी, मुझे पता था वो टॉपर है, ठीक है, मतलब उसके पास मरून ब्लेजर था। हमारे स्कूल में किसी के पास मरून ब्लेजर होना मतलब वो टॉप क्लास है, ठीक है। तो वो टॉपर थी, ठीक है, मुझे पता था उसके ब्लेजर को देख के, और मुझे वैसे भी सुनने में आ जाता कि शी इज़ लाइक गुड इन स्टडीज़। वो सामने से मेरे पास आती थी हमेशा कि पायल तूने ये पढ़ लिया, पायल तूने वो पढ़ लिया। एंड देन शी यूज्ड टू बी लाइक यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, तो मैं तो कल इतनी बिजी थी यार, मैं तो ये था वो था। और जब भी मार्क्स आते थे हमेशा टॉप करती थी। चलो वो तो अच्छी बात हुई कि 11th-12th में जाके वो PCM में चली गई और PCB में चली गई और मैं इधर आ गई कॉमर्स में, तो थोड़ा सा अलग हो गया। बट स्टिल वो PCB PCM में भी आके कभी ना कभी बीच बीच में पोका पाकी ज़रूर कर दी कि पायल तूने ये पढ़ा, तूने वो पढ़ा। तो ऐसे लोग लिटरली करते हैं, और मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट सही भी है। क्यों सामने वाले को शो करना तुम कितने इंटेलिजेंट हो, बाद में तुम्हारे मार्क्स शो कर देंगे ना। हाँ, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैं झूठ बोलूँगी, ठीक है। मैं सामने वाले को नहीं दिखाऊंगी कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। आई विल बी लाइक यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। जब आप सामने वाले को ये बोल दो ना मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सोचेगा ये तो अपने जैसा है, छोड़ो यार चिल करते हैं, हम भी चिल करते हैं, और वो घर जाएगा और अपना मस्त आराम से सोएगा, तुम अपना मस्त पढ़ लेना घर पे बैठ के आराम से। बट जैसे ही उसे पता लगा तुमने पढ़ लिया है, वो तुम्हारे पास ही बैठ जाएगा और तुमसे डाउट्स पूछने लग जाएगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन था। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, मतलब कौन सी पर्टिकुलर चीज़ को, ये वाली चीज़ को, कि ग्रुप स्टडीज़ नहीं करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना पड़ेगा। क्या समझे? मैंने बोला कि मैंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि मुझे 97% लाने हैं। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे एक तरीका समझ में आया है जिसे मैं अपनी पॉलिसी बोल रही हूँ, और उस पॉलिसी का स्टेप बाय स्टेप वर्णन मेरा क्या कहलाया जाएगा? प्रोसीजर। कि भैया मुझे ग्रुप स्टडीज़ नहीं करनी है, तो तरीका क्या होगा ग्रुप स्टडीज़ को अवॉइड करने का? वो मेरा प्रोसीजर कहलाया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? जो एंड गोल मैं अचीव करना चाहती हूँ। पॉलिसी मतलब मैं किस प्रकार से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती हूँ, एंड देन अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ का वर्णन मेरा प्रोसीजर कहलाया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना किसी भी काम को करने का क्या प्रोसीजर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो काम कैसे किया जाएगा, वो हमारा पता लगता है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लान के थ्रू। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पे हम। इट सेज पॉलिसीज प्रोसीजर्स। पॉलिसीज में दे से पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ टैकलिंग द प्रॉब्लम। खुद की प्रॉब्लम को खुद के तरीके से कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, वो पॉलिसीज में लिखा होता है।
लेकिन उसी चीज का स्टेप बाय स्टेप वे, एक काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होगा। जैसे बच्चा होता है, बच्चा डायरेक्टली ऐसे भागना नहीं शुरू करता, वो पहले रेंगना शुरू करता है, ठीक है, क्रॉल करता है, उसके बाद वो थोड़ा उठ के मतलब किसी सपोर्ट से ऐसे हिलते डुलते चलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा प्रॉपरली चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वर्णन हो गया, ये हमारा प्रोसीजर कहलाया जाएगा, ठीक है। पॉलिसीज आर गाइड टू थिंक फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए जो गाइड होती है वो पॉलिसीज कहलाई जाती है। वेयरएज प्रोसीजर्स आर गाइड्स टू एक्शंस, क्या करना है वो डिसाइड हम इसके बेसिस पे करते हैं, लेकिन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उस चीज को एक्चुअली एक्शंस में कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे वो आपका यहाँ पे पता चलता है। पॉलिसीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया था 97% लाने हैं, तभी तो हमने सोचा हम ग्रुप स्टडीज नहीं करेंगे। तो मतलब आपने अपना ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते पॉलिसी बनाई। पॉलिसी आपकी किसकी वजह से बनी? ऑब्जेक्टिव्स की वजह से बनी। Whereas procedures are required for implementation of policy, लेकिन उस पॉलिसी को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ग्रुप स्टडीज अगर नहीं करनी है, तो ऐसे में आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ इस्तेमाल करनी होगी वो प्रोसीजर कहलाई जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव से आई हमारी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करेंगे उसके थ्रू हम पॉलिसीज पे पहुंच पाए, और पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमें पता चलेगा प्रोसीजर्स के थ्रू। पॉलिसीज आर मोर रिजिड, पॉलिसीज जो होती हैं वो ज़्यादा रिजिड होती हैं, उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते। एक बार अगर डिसाइड हो गया कि ये करना है तो वो करना है, ठीक है। वेयर एज प्रोसीजर्स जो होते हैं वो थोड़े लेस रिजिड होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गए चार, वो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। अगेन इसी के ही डिफरेंसेस आगे कवर होंगे। यहाँ लिखा हुआ है पॉलिसीज आर एक्सप्रेस्ड इन जनरल टर्म्स वेयरएज प्रोसीजर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। देखो पॉलिसीज जनरली बोली जाती है, जनरल टर्म्स में डिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि मुझे ग्रुप स्टडीज नहीं करनी है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन कैसे मैं उस चीज़ को अवॉइड करूंगी स्पेसिफिकली, वो मुझे प्रोसीजर्स के थ्रू पता चलेगा। तो ये जनरल चीज़ें बोलती है, वेयरएज ये बिल्कुल स्पेसिफिक होकर चीज़ें बोलती है। देन उसके बाद एग्जाम्पल्स में, ये एग्जाम्पल भी अच्छा लिखा हुआ है, देख सकते हो तुम। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है पॉलिसी में, एक स्कूल्स पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 60%। जो लोग 60% मिनिमम स्कोर करेंगे सिर्फ उन्हीं को ही हमारे स्कूल में एडमिशन मिलेगा। कोई भी स्कूल डल स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पे नहीं डालना चाहती है, नहीं एंटरटेन करना चाहती है। तो ज़्यादातर स्कूल्स का आई हैव सीन मोर और लेस ये बन ही गया है प्रोसीजर कि भैया बन ही गया है ये तरीका कि हम कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो आपके स्कूल का पॉलिसी है कि 60% तो मिनिमम आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस पर्टिकुलर स्कूल, अदरवाइज यू कांट बी अ पार्ट ऑफ द स्कूल। Whereas procedure बोलता है procedure for maintaining admission can be separate file, keeping admission forms in file, checking data filled in form with original document etc. यहाँ भी बोलते हैं अगर किसी को एडमिट करना है, मतलब आपको स्कूल में किसी को एडमिशन देना है, तो उस एडमिशन के चलते हुए व्हाट ऑल यू हैव टू डू, एक सेपरेट फाइल मेंटेन करेंगे, एडमिशन फॉर्म्स फाइल में रखेंगे, फिर डेटा कलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो भी होगा इन्फॉर्मेशन वो फिल करेंगे। तो ये तरीका बता दिया, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने वो बता दिया कि कैसे आप ये पर्टिकुलर काम करेंगे। वेरस वहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 60% से कम वालों को हम नहीं एडमिट करेंगे अपने स्कूल में। चलिए देख लीजिए इसे भी और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके सो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, जो कि है पॉलिसीज एंड रूल्स के बीच में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला पॉलिसीज इस चैप्टर का स्टार परफॉर्मर है, तो इसके सारे डिफरेंसेस हम पढ़ने वाले हैं हम दूसरी चीज़ों के साथ। यहाँ हम पॉलिसीज और रूल्स का डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए फिर से हम ले लेंगे एक एग्जाम्पल। अब क्या है, हमारा वो ग्रुप स्टडी करने वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा पुराना हो गया था, तो हमने सोचा कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जिसका नाम क्या है, फॉर से ABC, ओके, ABC। अब हुआ क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया। वो टारगेट क्या है कि 1 साल के अंदर
इनको अपना रेवेन्यू 50% इंक्रीज करना है। एक्सक्यूज मी, एबीसी कंपनी ने ये डिसाइड किया है अपना टारगेट कि 1 साल के अंदर इनको अपना रेवेन्यू क्या करना है, 50% से इंक्रीज करना है। ओके, अब ये क्या हो गया, चलिए उस पर बाद में आते हैं। उसके लिए इन्होंने एक चीज़ सोची है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिट करेंगे जो कि एफिशिएंट हैं। हम इस चीज़ के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिट करेंगे हु आर एफिशिएंट। ओके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब स्टाफिंग प्रोसेस कर रही होगी तो वो दिल मेक श्योर कि वो सिर्फ एफिशिएंट लोगों को ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुलाए। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है कि इनको 50% इंक्रीज लाना है अपने रेवेन्यू में। ठीक है, तो ये इनका टारगेट है, दैट मीन्स ये इनका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कैसे करने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने जो चीज सोची है वो इनका क्या हो जाएगा, पॉलिसी। भैया ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हम करते हैं वो हमारा पॉलिसी कहलाया जाता है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन एबीसी का टारगेट था 50% इंक्रीज करना अपने रेवेन्यू को 1 साल के अंदर अंदर, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने एक तरीका सोचा है, दैट इज कि सिर्फ एफिशिएंट लोगों की ही भर्ती की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज देयर पॉलिसी। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? चलिए अब आपको ले चलते हैं इसके आगे की स्टोरी पे। अब क्या हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल पे थे उन लोगों ने एक चीज़ देखी कि जब हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आके वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। अरे भैया ऐसा क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है कि और एफिशिएंट लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ऐसा क्या हो रहा है? सो इसका रीज़न ये है कि जब कोई इंसान, आपने वो सुनी है कहावत, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना? या फिर वो कहावत सुनिए कि एक गंदी मछली पूरे तालाब की मछलियों को सड़ा देती है, या फिर एक बेकार फल पूरे बास्केट के फल को ख़राब कर देते हैं। मैंने शायद खुद बनाया और बेकार ही बनाया, इट्स ओके, बट सुना होगा ऐसा कुछ। ठीक है, कि मतलब एक इंसान कैन स्पॉइल द होल ग्रुप, राइट? सो हो क्या रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो पुराने काम कर रहे हैं लोग, वो थोड़े से हो गए हैं, थोड़े से लेज़ी, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलने वाले। तो भर्ती तो आप उन लोगों की करते हैं जो एफिशिएंट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं तो वो बोलते हैं ना, फैल जाते हैं कि भैया बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं, अपन भी यही करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जा रही है कि एफिशिएंसी लेवल यहाँ ख़राब हो रहा है। आप ढूंढ ढूंढ के पूरे विश्व में जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं वो ला रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल इतना ख़राब है कि वो एफिशिएंट लोग भी इनएफिशिएंट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई इंसान बहुत एफिशिएंटली काम करता है तो बाकी सब उसको दबाने की कोशिश करने लग जाता है। सुना है ना? तो बस यही चीज़ होती है कि जब कोई इंसान अच्छा काम करने लगता है तो बाकी, मतलब कोई इंसान एफिशिएंसी अपनी प्रूव करने लगता है, बाकी सारे इनएफिशिएंट उसको दबाने की कोशिश कर देते हैं। ये दिक्कत जा रही है। सो जैसे ही टॉप लेवल वालों को ये चीज़ समझ में आई, उन्होंने बोला नहीं भाई, इसको तो मतलब रेक्टिफाई करने बनता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी चीज़ खराब हो रही है इनकी वजह से। तो उन्होंने कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स बनाए। ठीक है, कुछ डूज कुछ डोंट्स बनाए। डूज में आएगा, टाइम पे आइए। हर 3 घंटे बाद ब्रेक लीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आई, ऐसे ड्रेस कोड पहन के आइए, ऐसे रहिए,
और डोंट्स में आया बातचीत मत करिए। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन बातचीत मत करिए दो लोग, अनलेस एंड अनटिल वो काम की बात है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा अनलेस एंड अनटिल उसको सामने वाले से कोई काम होगा। जैसे लोग क्या करते थे, अपनी जगह से हिलते थे, दूसरी जगह पे जाते थे, गॉसिप करना शुरू हो जाते थे, बातचीत करना शुरू हो जाते थे। वो चीज़ नहीं करनी है। कोई भी इंसान अपना काम कंप्लीट किए बिना घर नहीं जाएगा। सो ऐसे कुछ उन्होंने सिस्टम बनाए जिसकी वजह से वो जो इनएफिशिएंसी आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन में वो ख़त्म होनी शुरू हो गई। लोग फिर से एफिशिएंट होने लगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि अगर तुमने बात नहीं सुनी ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें टाटा बाय बाय हो जाएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने टारगेट रखा 50% रेवेन्यू इंक्रीज करने का, ये इनका ऑब्जेक्टिव मान लिया जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ एफिशिएंट लोगों को ही अपने यहाँ पे भर्ती करेंगे। बट क्योंकि एफिशिएंट लोग ऑर्गेनाइजेशन में आके दूसरों के चलते हुए थोड़े से अपने आप में बदलाव ले आते थे, मतलब थोड़ा सा फैल जाते थे, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ रही थी, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए डूज और डोंट्स बना दिए। और वहाँ लिखा गया कि अगर कोई इन रूल्स को नहीं मानेगा, मतलब इन चीज़ों को नहीं मानेगा, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है, और पेनल्टी का अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा, मतलब डिस्क्रिप्शन पे होगी, वो कितनी भी लग सकती है। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू टर्मिनेशन ऑफ समबडी। ठीक है, मतलब टर्मिनेशन हो सकता है किसी के कॉन्ट्रैक्ट का। सो अब ऑब्वियसली इतनी भारी भरकम तुम चीज़ें किसी के सर पे डाल दोगे तो वो तो डरेगा ही ना। तो ये जो है ना, ये जो डर क्रिएट करने के लिए, डर नहीं डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, इनको हम रूल्स बोलते हैं। रूल्स थोड़े से रिजिड होते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सिस्टम में रखा जा सके। वेयरएज जब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ जनरल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसे हम पॉलिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो आ जाइए फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पे। इसमें ये बोलते हैं पॉलिसीज़ में, पॉलिसीज़ आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो पर्टिकुलर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ के थ्रू पता चलती है। वेयरएज रूल्स में ये बोलते हैं, रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के एक्शंस और नॉन एक्शंस के रिगार्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाई जाती हैं, रूल्स कहलाई जाती हैं। वो नॉर्म्स जो कि क्या किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ द्वारा, क्या नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ द्वारा, उस चीज़ को दर्शाती हैं, वो रूल्स कहलाई जाती हैं। पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट, पॉलिसी जनरल वे में बोली जाती है, वेयरएज रूल्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है, ये स्पेसिफिकली वे में बोली, मतलब स्पेसिफिक वे में बोली जाती है। पॉलिसी इज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग, ये एक गाइडलाइन की तरह काम करती है कि किस तरह से हमें किसी नतीजे पे पहुंचना है, या किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। वेयरएज रूल इज गाइड टू बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, रूल्स बिहेवियर मतलब रूल्स एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं, उनके बिहेवियर को गाइड करने के लिए, ताकि वो रैंडम वे में डील ना करें, मतलब कुछ भी ना करें, ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको एडहेयर करें, जो नॉर्म्स उनके लिए बने हुए हैं उनको माने। पॉलिसी डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, पॉलिसीज बताती हैं आपको कि अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे डील करेंगे। Whereas रूल्स जो हैं, रूल्स डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉयज़, क्या किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ द्वारा, क्या नहीं किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ द्वारा, वो चीज़ रूल्स बताती है। ठीक है, देन पॉलिसीज़ आर लेस रिजिड, पॉलिसीज़ कम रिजिड होती हैं। वैसे पॉलिसीज़ भी रिजिड होती हैं, लेकिन व्हेन इट इज़ कंपेयर टू रूल्स तो ये ज़्यादा रिजिड होते हैं, ये ज़्यादा रिजिड होते हैं, whereas पॉलिसीज़ लेस रिजिड होती हैं। ठीक है, देन है एग्जाम्पल में, पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 80% 60%, पॉलिसी बनाई हुई है स्कूल ने कि स्कूल सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को वो करेगा, एडमिट करेगा जो 60% मिनिमम मार्क्स लाएंगे। वेयर एज रूल्स में लिखा हुआ है नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस में कोई भी इंसान स्मोकिंग नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर तुम स्मोक करते पकड़े गए तो भैया तुम्हारी लगेगी क्लास, तुम्हारे ऊपर लगाएंगी जाएगी पेनल्टी। ठीक है, यूल हैव टू बेयर दैट। जैसे कई कई एरियाज में लिखा होता है डू नॉट स्पिट, थूक मत फेंको यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेनल्टी लग सकती है। पब्लिकली तुम ये काम मत करो, पब्लिकली तुम वो काम मत करो, तो वो सारे रूल्स कहलाए जाते हैं। सो पॉलिसी इज बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती हैं हाउ टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन या हाउ टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। ये रूल्स बेसिकली डूज एंड डोंट्स का एक
प्रॉपर मिक्सचर होते हैं जो आपको बताते हैं आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से दोनों वर्क करती हैं। इसमें 6 पॉइंट्स हैं डिफरेंसेस के, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट उस पर। चलिए, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है रूल्स एंड मेथड्स के बीच में। रूल्स क्या होते हैं हम टू एन एक्सटेंट ऑलरेडी समझ चुके हैं। रूल्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में रह के एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। डोंट्स एंड डूज मतलब क्या किया जा सकता है, क्या करने पे तुम्हें पेनल्टी लग सकती है। ये थोड़े स्ट्रिंजेंट होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस नहीं ला सकते कि नहीं आज मेरा मन नहीं है काम करने का तो मैं गपशप करूंगा, जबकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में गपशप करना अलाउड नहीं था। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप रूल्स में वो नहीं ला सकते, मॉडिफिकेशंस नहीं ला सकते। बट व्हेन इट कम्स टू मेथड्स, तो मेथड्स को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। चलिए इमेजिन करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इमेजिन करो एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर से XYZ ऑर्गेनाइजेशन है और इसे बनानी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई होप आप सब समझते हैं, राइट। सबने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या था कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है ना, वो 2 तरीकों से हो सकता है। एक इनकम टैक्स के तरीके से, एक कंपनी लॉ के तरीके से। मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो तरीका होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग जो तरीका होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो कंपनी के पास XYZ के पास अब एक ऑप्शन था कि वो या तो इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करे या फिर इसके अकॉर्डिंग करे। ऐसे नहीं कर सकती ना वो कि भैया पहले साल मेरा मन किया तो मैंने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कर लिया, दूसरे साल मेरा मन किया तो मैंने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कर लिया, तीसरे साल फिर मैंने इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कर लिया, और चौथे साल मेरे को हुआ नहीं यार कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा था। इंडीड एक कंपनी ऐसा कर सकती है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें सिर्फ हम इसी साल की फिगर्स लिखते हैं? द आंसर इज नो। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं हम इस साल के साथ साथ प्रीवियस ईयर की भी फिगर्स लिखते हैं। अगर आप तरीका ही बदल देंगे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, आप फिगर्स कैसे इंसर्ट करेंगे बताइए? आप फिगर्स कैसे इंसर्ट करेंगे अगर आप अपना तरीका ही बदल देंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का? इसी के साथ साथ देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपने अलग अलग तरीकों से अपना वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया। व्हाट इफ किसी टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको कंपेयर करना है 2 ईयर्स के प्रॉफिट को? भैया कंपैरिजन तो होता है ना, हमने कितने साल कौन से मतलब ज़्यादा प्रॉफिट वो करा है, अब अर्न किया है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना है, तो आप अलग अलग तरीकों से किए हुए प्रॉफिट को कंपेयर कैसे कर सकते हो ये बताओ? Is this comparison possible? Is this comparison easy? Obviously the answer is no. So आपको एक तरीका चुनना होगा इनमें से जिससे आप अपना ये काम करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। अगर आपने वो कंपनी लॉ का तरीका चुना है तो हर बार आपको इसी तरीके से ही अपना काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके कारण कंपैरिजन भी सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें भी ढंग से काम करेंगी। सो XYZ लिमिटेड ने फाइनली चूज़ कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करूँगी वो कंपनी लॉ के तरीके से करूँगी। तो हर साल जब वो ऐसा कर रही होंगी तो कंपैरिजन या फिर स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल मेथड का। मेथड का मतलब है वो तरीका जो आप अपनाते हैं रेकरिंग होने वाली सिचुएशन में, ऐसी जॉब्स में जो रेपिटेटिव नेचर की होती हैं, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर सकें। अब भाई आप अलग अलग बार बार करते रहते तो क्या स्टैंडर्डाइजेशन आती?
नहीं आती। क्या कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। कंपैरिजन पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने एक तरीका निकाल लिया जो कि आप बार बार फॉलो करने वाले हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन सब आ जाएगा। तो ये हमारा कहलाया जाएगा मेथड। अंडरस्टूड? चलिए यहां आ जाइए। रूल्स में ये बोलते हैं, रूल्स आर नॉर्म्स फॉर एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या काम कर सकते हैं, क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्या एक्शंस नहीं ले सकते, क्या काम नहीं कर सकते, उसका जो ब्यौरा होता है वो आता है रूल्स में। वहीं पे मेथड्स बेसिकली फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब्स। बार बार होने वाली चीज़ें, रेपिटेटिव नेचर की जो जॉब्स होती हैं, रेपिटेटिव नेचर का जो रूटीन टास्क होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए जो हमने फॉर्मल वे ढूंढा है उसे हम मेथड बोलते हैं। रूल्स बहुत ही स्पेसिफिक और रिजिड होते हैं, वेरस मेथड्स स्पेसिफिक होती हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होती हैं। ये स्पेसिफिक भी रहेंगे और रिजिड भी रहेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम यहाँ देखें तो मेथड स्पेसिफिक होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। रूल्स इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। रूल्स क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। भाई देखो, अगर उसके लिए कुछ रूल्स बने, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो ये रूल्स हम ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिव तरीके से ही काम करेंगे ऐसे मानते हैं। भाई मैंने किसी को बातचीत करने के लिए मना किया है, इससे इंसान की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो भी एफिशिएंट बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। तो इन टोटलिटी देखें तो ये काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहा है। एम्प्लॉयज़ जो वेली हरकतें करते थे ऑर्गेनाइजेशन में आके, जो टाइम वेस्ट करते थे, वो थोड़ा सा ये क्या करेगा, कम करेगा। मेथड्स में ये बोलते हैं, मेथड्स ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है और स्टैंडर्डाइजेशन आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है। इफ़ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन देयर इज स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर इट। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है। इफ़ मेथड्स आर चेंज देन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। अगर आप मेथड्स को बदल देते हो तो इसके लिए वार्निंग हो सकती है लेकिन पेनल्टी नहीं होगी। तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़े से ईजी गोइंग होते हैं, ठीक है। तो रूल्स बेसिकली नॉर्म्स होते हैं, मेथड्स रेपिटेटिव काम करने के जो तरीके होते हैं उसको हम मेथड्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? चले पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट उस पर ले चलती हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी के बीच में। अगेन पॉलिसी वर्ड आ गया है, और पॉलिसी का मतलब अभी तक तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि ये कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है सो दैट वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, और ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट स्ट्रैटेजी? ये तो एकदम नया वर्ड है। थोड़ा सोच के देखो, स्ट्रैटेजी मतलब एक ऐसा मूव जो दूसरों से हटके होगा, जो सबसे अलग होगा, जो आपको एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देगा, समथिंग लाइक दैट। तो अब इसके लिए लेते हैं एक छोटू सा एग्जाम्पल। इमेजिन करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन थॉट अबाउट लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है कि भैया आज तो मैं अपने कंपेटिटर्स को बीट करके उनके ऊपर एक कंपेटिटिव एज ले लूंगी, और मेरे को अपना ये नया प्रोडक्ट इतना बढ़िया तरीके से रखना है, अपना ये प्रोडक्ट इतना सुपर पॉपुलर बनाना है अमंग्स कस्टमर्स कि मज़ा आ जाए बस। तो ये चीज़ करने के लिए, ताकि आपको अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एक एज मिल जाए, ताकि आपका मूव सबसे हटके सबसे अलग हो और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज से भरा हो, इसके लिए जो आप एक अलग किस्म का प्लान बनाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक ऐसे किस्म का प्लान जो आपने एक ऐसी सिचुएशन में बनाया है जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और इस प्लान में आपने अपनी जान झोंक दी है अच्छे से, क्योंकि यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। ये एक एग्जांपल है चीज़ों को याद करने के लिए। तो ये होता प्लान ही है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ आ जाते हैं हम, इट सेज
इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो कि बहुत सारे स्टेप्स से मिलके बनता है। एंड देन पॉलिसी क्या होता है, एक सिंगल प्लान होता है। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लान्स इंक्लूडेड नहीं होते। ये है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बनाया हुआ। वो एक सिंगल प्लान है, नॉर्मल प्लान है। इट इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजेस एंड अनफॉर्सीन प्रॉब्लम्स। इसको हम बेसिकली फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस में लाते हैं, ताकि हम ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत चैलेंज से भरी हुई है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स जो दोबारा मतलब कभी देखी नहीं है लाइफ में, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो लाया जाता है। इट इज़ फॉर्म टू कैरी आउट रूटीन फंक्शन। पॉलिसी को बेसिकली रूटीन फंक्शन के को करने के लिए एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। इसको फॉर्म किया जाता है ताकि रूटीन फंक्शन को हम एग्जिस्टेंस में ला सकें। एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। हर बार जब डिफरेंट प्रॉब्लम आएगी, डिफरेंट चैलेंज आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आपको हर बार स्ट्रैटेजी नए तरीके से बनानी पड़ेगी। देखिए, एक स्ट्रैटेजी को आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट है तो यू हैव टू अप्लाई समथिंग डिफरेंट फॉर दैट। कॉमन पॉलिसी इज यूज्ड फॉर ऑल द रूटीन प्रॉब्लम्स। पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जो हर रूटीन प्रॉब्लम के लिए सेम वे में अप्लाई हो जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब ये थोड़ी सी हर एक प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अलग से बनाई जाती है। ये एक ही कॉमन होती है फॉर एवरीथिंग। इट इज़ एडहॉक और टेम्परेरी इन नेचर। स्ट्रैटेजी एडहॉक होती है, मतलब हमेशा नहीं चलती रहेगी। आई चली गई, आई ज़रूरत पड़ी, ख़त्म हुई ज़रूरत, निकल गई, तो ये टेम्परेरी नेचर की रहती है। लेकिन पॉलिसी परमानेंट नेचर की चीज़ है, वो बदलती नहीं है समय के साथ। इट एलोकेट्स ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये ह्यूमंस और अदर रिसोर्सेज को एलोकेट करने में मदद करती है, जबकि इट यूजेस द रिसोर्सेज फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। इस पॉइंट को नहीं भी कंसिडर करेंगे तो लेट इट बी। बाकी की पॉइंट्स देख लीजिए। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में बस इतना सा डिफरेंस है कि पॉलिसी नॉर्मल बनती है और हमेशा लागू होती है। स्ट्रैटेजी किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे, स्पेसिफिक चैलेंजिंग सिचुएशन पे बनती है, उस चैलेंज से डील करने के लिए, और काइंड ऑफ टेम्परेरी नेचर की होती है। वंस द जॉब इज डन, उसके बाद ये एग्जिस्टेंस से चली जाती है, जस्ट लाइक सिंगल यूज प्लान्स। लेकिन हमारी पॉलिसी जो है वो स्टैंडिंग प्लान्स की तरह है कि हमेशा खड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस किसके किसके बीच में, स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के बीच में। नाउ आई होप आपको ये समझ में आया है। अब ज़्यादा हमारे डिफरेंसेस बचे नहीं है, बट बिफोर दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन। चलिए, इसी के साथ चलते हैं हम हमारे इस पार्ट के लास्ट डिफरेंस बिटवीन पे, जो कि है प्रोसीजर्स और मेथड्स के बीच में। ओके, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं। हमने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के डिफरेंसेस में प्रोसीजर का मतलब पढ़ लिया था। हमने मेथड्स और रूल्स के डिफरेंसेस में मेथड का मतलब समझ लिया था। यहाँ अब हम इन दोनों का मतलब साथ में समझेंगे। देखिए, प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, किसी भी काम को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो हम पता लगाते हैं इस तरीके से। इसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं उसे हम प्रोसीजर का नाम देते हैं, राइट। अब कोई रेपिटेटिव नेचर की जॉब है, कोई रूटीन नेचर की जॉब है, उसको करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उनमें से कौन से वाले तरीके को आप चुन रहे हैं, ताकि आप बार बार उसी तरीके को चुनें, ताकि आप स्टैंडर्डाइजेशन लाएं, ताकि आप यूनिफॉर्मिटी लाएं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड्स का प्लान बनाते हैं। सो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करने का तरीका है, वेयर एज रूटीन नेचर की जॉब्स को एक पर्टिकुलर वे में करने का, एक फॉर्मुलाइज्ड वे में करने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं मेथड। प्रोसीजर्स में फर्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं, प्रोसीजर्स आर सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड और परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब्स। प्रोसीजर्स का मतलब होता है सीक्वेंस स्टेप्स के, जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए, ज़रूरी कामों को कंप्लीट करने के लिए जो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को, उसको हम प्रोसीजर्स का नाम देते हैं। वहीं पे मेथड्स ये बोलते हैं, मेथड्स आर फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ रूटीन एंड रेपिटेटिव जॉब। रूटीन और रेपिटेटिव जॉब को करने का जो फॉर्मलाइज तरीका होता है उसको हम मेथड का नाम देते हैं। प्रोसीजर्स आर मोर रिजिड। जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं, उनको आप अपने मूड के अकॉर्डिंग ऐसे ही हवा में बदल नहीं सकते हैं। मेथड्स रिजिड होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन कंपैरिजन टू प्रोसीजर्स उतने नहीं होते, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो आप तरीकों को, ठीक है। प्रोसीजर्स हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी।
प्रोसीजर्स की मदद से हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। जैसे कि हमने प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ के डिफरेंसेस में भी पढ़ा था, क्या करना है ऑब्जेक्टिव हमने क्वांटिटी वे में, मतलब नंबर्स के वे में डिसाइड कर लिया, कैसे वो अचीव करना है वो हम पॉलिसी के थ्रू बनाएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका तरीका क्या रहेगा उसको अपनाने का, उसको अचीव करने का, वो हम प्रोसीजर्स में पढ़ते हैं। सो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन बताता है किसी भी पॉलिसी की कैसे हो पाएगी। मेथड्स हेल्प फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जितनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना और स्टैंडर्डाइजेशन लाना, यूनिफॉर्मिटी लाना, ये पर्टिकुलर मेथड का काम होता है। यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन इन स्कूल और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू एन आउटसाइड एजेंसी। प्रोसीजर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बाहर वाले लोगों को कोई भी काम करने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या उनको किसी आउटसाइड एजेंसी से काम करवाने के लिए कैसे आप उनके साथ डील करेंगे, वो आपको प्रोसीजर के थ्रू पता चलेगा। वेयर एज मेथड्स में जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन का तरीका क्या रहेगा, आपका स्टॉक का वैल्यूएशन का तरीका क्या रहेगा, ये आप सब मेथड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगेन मेथड्स के अकॉर्डिंग हम चीज़ें क्यों डिसाइड करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ अलग अलग फिगर्स को, अलग अलग ईयर्स की फिगर्स को, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की फिगर्स को, ठीक है। तो दैट्स द केस। सो प्रोसीजर्स और मेथड्स में बस इतने ही डिफरेंसेस हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से डिफरेंसेस पढ़े हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 4th चैप्टर के डिफरेंसेस पढ़े हैं, स्टार्टिंग विद दिस वन, सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज़ प्लान का मतलब होता है ऐसा प्लान जो कि एक ही बार इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसकी ज़रूरत दोबारा नहीं पड़ती। लेकिन स्टैंडिंग प्लान ऑन द अदर साइड उस किस्म का वो प्लान होता है जो कि कंटिन्यूसली यूज़ होता रहता है, ठीक है। पॉलिसीज़ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के जो तरीके होते हैं, कैसे हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, वो पॉलिसीज़ में लिखा जाता है। ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं। वेरएज़ जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्वांटिटी वे में, नंबर्स के वे में अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहते हैं वो बताती हैं। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में ये डिफरेंस होता है कि पॉलिसीज़ बेसिकली आपको जनरल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट में बताती हैं कि क्या करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसका वर्णन लिखा होता है इस तरफ, प्रोसीजर की तरफ। पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स अगेन, देन पॉलिसीज़ एंड रूल्स। पॉलिसीज़ थोड़ी सी नॉर्मल होते हैं, रूल्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। ये आपको जनरल चीज़ें बताती हैं, ये आपको स्पेसिफिक में बताती है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ये आपके बिहेवियर को गाइड करती है, वेरएज़ वो आपकी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। रूल्स और मेथड्स में ये डिफरेंस है कि मेथड्स आपको फॉर्मलाइजेशन के लिए होती हैं, फॉर्मल वे कौन सा अपनाया है उसके लिए होती हैं, वेरएज़ रूल्स जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रिंजेंट वे में होते हैं, उस तरीके से। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में ये डिफरेंस है कि स्ट्रैटेजी आपकी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो बहुत चैलेंजिंग होगी आपके लिए, उस तरीके, मतलब उस तरीके की सिचुएशन के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको बोला जाता है। पॉलिसी अगेन आपकी जनरल स्टेटमेंट होती है, हाउ यू विल डील विद योरसेल्फ। प्रोसीजर्स और मेथड्स में यही डिफरेंस है कि प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताते हैं, वेरएज़ मेथड जो है एक फॉर्मलाइज तरीका है रूटीन जॉब्स को करने का, ताकि आप थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन ला सकें, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5th चैप्टर के डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं, सारे के सारे एक साथ। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन की मैं सीरीज़ ला रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली ले आई हूँ। इसके बाद मैं एक प्रोसेस वाली सीरीज़ लाने वाली, सीरीज़ नहीं एक्चुअली एक ही वीडियो होगा जिसमें सारे चैप्टर के प्रोसेस एक साथ होंगे। इसके अलावा व्हाट यू गाइज वांट फ्रॉम माय साइड 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ के लिए प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया रहे मुझे और क्या क्या वीडियोज़ बनाने हैं आप लोगों के लिए। एंड नोट्स के लिए यू गाइज नो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आपको वहाँ जाना है, ठीक है। 100% फ्री एजुकेशन यूट्यूब पे एज वेल एज वेबसाइट पे एज वेल एज हमारे एप्लीकेशन पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है, तो आप किसी भी ज़रिए से हम तक पहुंच सकते हैं, हमें अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज में से बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स ला चुका है, बहुत सारे कोर्सेज लाने वाला है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, तो जो भी आपकी ज़रूरत का कोर्स है आप वो देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। बढ़िया तरीके से पढ़िए, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बढ़िया अपने पेरेंट्स को खुश करना है अपन को, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।